और लोग ये जानकर उसकी इज्जत करते हैं, इसका हुक्म मानते हैं कि आखिरकार उसे ही राजा बनना है। मैं भी यही चाहता हूँ महाराज, करमचंद ने कहा, और चंद्रमुख थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में परेशानी की लहर उभरी थी, लेकिन दूसरे लम्हे वो मुस्कुराने लगा। फिर बोला, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है करमचंद तो ठीक है, मैं उसे तुम्हारे लिए ठीक करा देता हूँ। तैयारियां क्या करना है अंबाई जी महाराज? कल ही वहां चला जाता हूँ। नहीं, अभी नहीं, पहले मैं उसे तुम्हारी शान के मुताबिक बना दूंगा। आप इसकी चिंता न करें, आप कहाँ परेशान होंगे, वो सब कुछ मैं खुद कर लूंगा भाई जी महाराज, करमचंद ने खुश होकर कहा। करम, इतनी जल्दबाजी ना करो। मगर इसमें क्या हर्ज है? मैं कह रहा हूँ मुझे इस महल में कुछ तब्दीलियां करानी है, इसके बाद तुम वहां जाओगे। अगर ये तब्दीलियां मैं खुद करा लूँ महाराज तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं, जब मैंने तुमसे ये बात कह दी तो तुम्हें माननी चाहिए, चंद्रमुख ने कहा। और करम के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए पहली बार कबीदगी के आसार फैल गए। फिर उसने आहिस्ता से कहा, जो आ गया महाराज। और फिर वो चंद्रमुख से इजाजत लेकर बाहर निकल गया, लेकिन चंद्रमुख सोच में डूब गया था। उसकी आंखों में परेशानी के आसार उठे। आखिरकार इसी रात, जब रात आधी से ज्यादा बीत गई थी, उसने महामंत्री को अपने कमरा खास में बुला लिया। महामंत्री बहरहाल चंद्रमुख के भरोसे का आदमी था, और चंद्रमुख जानता था कि महामंत्री से बेहतर मशवरा इस वक्त कोई और नहीं दे सकता। चुनाचा थोड़ी देर के बाद महामंत्री उसके पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर तजस्सुस के आसार थे। आधी रात को खास मशवरे के एक कमरे में बुलाने का मकसद कोई खास ही हो सकता था। बहरहाल वो कमरे में पहुंचकर चंद्रमुख के आने का इंतजार करता रहा, और थोड़ी देर के बाद चंद्रमुख इसके पास पहुंच गया। मंत्री ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। उसने चंद्रमुख के पेशानी पर गौर व फिक्र की लकीरें देखी थी। बैठो, तुमने ये अंदाजा तो लगा लिया होगा कि हमने तुम्हें एक खास काम से बुलाया है। भगवान की दया, महाराज का खाता हूँ और महाराज ही के गुण गाता हूँ। महाराज के मन की इतनी सी बात नहीं समझूंगा तो फिर सब कुछ बेकार है। हुक्म कीजिए महाराज, क्या करना है मुझे? किस लिए तलब किया है इस समय? हम परेशान हैं मंत्री जी, चंद्रमुख ने कहा और बैठ गया। इस परेशानी की वजह जानना चाहता हूँ महाराज, मंत्री बोला। उसकी वजह करम सिंह है। अपने करमचंद? मंत्री ने चौंक कर पूछा। हाँ, मेरा भाई। महाराज, अगर इजाजत दे तो मैं पूरी बात जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ मंत्री, भीम सिंह का खतरा टालने के लिए मैंने जो जो जतन किए हैं वो तुम्हारे इल्म में है, और तुम ये भी जानते हो कि करमचंद को मैंने इस काम के लिए आमादा किया था। क्या समझे? तुम्हें बता चुका हूँ पूरी बात में। हाँ महाराज, और भगवान की सौगंध, हम आपके मामले में कुछ बोलते नहीं हैं। इतनी बात जानते हैं कि किसका कितना ज़र्फ है। बड़े परेशानी की बात है महाराज। हम पहले ही सोचते थे कि कहीं कोई नुकसान ना पहुंच जाए आपको, क्योंकि करमचंद महाराज जरा मुख्तलिफ तबीयत के मालिक हैं। वो हमारा भाई ज़रूर है, लेकिन राजगद्दी पर कब्जा करने के ख्वाब इसकी आंखों में रचे बसे हैं। मैं जानता हूँ महाराज, और ये बात खुद उड़ रही है। क्या मतलब? करमचंद महाराज ने ये हवाई उड़ाई है कि वो अभी से सेनाओं पर हुक्म चलाने का हक रखते हैं। उन्होंने 2-3 जागीरदारों को भी धमकियां दी हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो, उसने ज़रूर ऐसा किया होगा। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे ख्याल में क्या हम राजगद्दी इस गधे के हवाले कर देंगे? चंद्रमुख ने कहा, भगवान पुरुषोत्तम कुमार को जीता रखे, राजगद्दी तो उनका हक है। ये कैसे मुमकिन है महाराज के वो किसी और को मिल जाए? ये वाकई मुमकिन नहीं है मंत्री जी। पुरुषोत्तम हमारा होनहार सपूत है, और इसके राज करने तक हम इसके रास्ते के सारे कांटे हटा देना चाहते हैं, जिनमें करमचंद सरफहरिस्त है। ताजुब की बात है महाराज, करमचंद को भी ये बात खुद सोचनी चाहिए थी कि गद्दी का असल हकदार तो पुरुषोत्तम कुमार है। वो सोचने वालों में से नहीं है मंत्री जी। बच्चों की सी बातें मत करो। इस वक्त तुम्हें जिस मकसद के लिए बुलाया है, इस मकसद की बात करो, कोई ऐसी बात जिससे सूरत हाल संभल सके। करम सिंह जी को बुलाकर समझाया जाए। सांप को होशियार करना चाहते हो तुम? चंद्रमुख के लहजे में एकदम सख्ती आ गई। तो मंत्री फौरन संभल गया। उसे ये अंदाजा हो गया कि ये दो भाइयों की बात नहीं, बल्कि इससे दुश्मनी की बू आ रही है। बहुत सोच समझने के बाद उसने कहा, तो फिर महाराज, आज वो मेरे पास आया था। कौन? करमचंद? हाँ, उसने मुझसे मुतालबा किया है कि वो नील कवल में जाकर रहेगा। और मंत्री जी, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि नील कवल में वही रहता है जो आइंदा राजा बनने वाला होता है। गोया इस तरह हम अपनी तरफ से भी ये ऐलान कर देंगे कि मुस्तकबिल में राजगद्दी करमचंद के हवाले की जा रही है। क्या समझे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, महामंत्री ने किसी कदर परेशान लहजे में कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? हमने तुम्हें मजाक करने के लिए बुलाया है? महामंत्री जी, ठीक तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं, मगर तुम यहाँ तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे, या फिर हमसे खेल रहे हो। बताओ, ये सब गलत है क्या? महाराज, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अगर महाराज करमचंद नीलकमल चले गए तो सारी जनता को ये बात मालूम हो जाएगी कि वो आइंदा के राजा हैं, और फिर राजगद्दी पुरुषोत्तम कुमार को नहीं मिलेगी। इसके बाद भगवान न करे आप इस संसार में ना रहे,
तो पुरुषोत्तम कुमार कभी ये बात नहीं कह सकेगा कि वो गद्दी का हकदार है। ये बात तो बिल्कुल आम सी बात है। तुमने कौन सी खास बात कही? चंद्रमुख बदस्तूर तलह लहजे में बोला। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ महाराज कि करमचंद कभी इंतजार नहीं करेंगे पुरुषोत्तम कुमार जवान हो जाए और आप जिंदा रहें। वो पहली कोशिश यही करेंगे कि आपसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। चंद्रमुख के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई और उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारी बुद्धि में भी अकल है। भगवान आपको सलामत रखे महाराज। सिर्फ भगवान पर सारे काम नहीं छोड़ देने चाहिए, तुम्हें खुद भी कोशिश करना होगी। क्या समझे? दास हाजिर है महाराज, मंत्री ने कहा। करीब आ जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं, चंद्रमुख ने कहा और मंत्री आगे आ गया। तो फिर चंद्रमुख ने कहा, सुनो, करमचंद की जिंदगी अब हमारे लिए खतरा है। ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बेटे के लिए भी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ महाराज, इसलिए अब इसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं है। जी, सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। महाराज, आप महाराज हैं, आपके एक इशारे पर भला किसी का जीवन कैसे कायम रह सकता है? मगर मगर हम ये नहीं चाहते कि लोग ये बात जान सकें। ये बात हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती है। अगर कहीं ये बात करमचंद की मौत से पहले मंजरे आम पर आ गई तो जानते हो क्या होगा? महाराज, थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। वो अगर यहाँ से फरार होकर भीम सिंह के पास पहुंच जाए और उसे सारी हकीकत बता दे। भीम सिंह, जो हमारी कोशिश से अपनी मौत आप मर गया है, उसे इन 3 राजाओं के सामने पेश कर देगा जिन्हें यहाँ नुकसान पहुंचाया गया है। और अगर करमचंद इस बात पर राजी हो जाए कि यहाँ का राजा बनने के बाद वो भीम सिंह को खराज भी देगा तो भीम सिंह हमारे खिलाफ हो जाने वालों को लेकर चढ़ाई भी कर सकता है। भगवान की सौगंध महाराज, आपका दिमाग बहुत ऊंचा है। आप वो सोच लेते हैं जो आम लोग नहीं सोच पाते। फिर इसका उपाय क्या है? मैंने सोच लिया है, चंद्रमुख ने कहा। वो क्या महाराज? शिकार शेर। शिकार, शेर का शिकार। चंद्रमुख मुस्कुराता हुआ बोला। उसकी ये मुस्कुराहट बड़ी सफाक थी। मंत्री ने इस पर गौर किया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब चंद्रमुख बोला, पुरुषोत्तम ने शदीद ख्वाहिश की है कि वो भी शेर के शिकार को चलेगा, लेकिन मैंने ये बात नहीं मानी थी। हाँ, बिलाशुबा बात समझ में आती है। तो फिर अब क्या करना चाहिए? शिकार का बंदोबस्त। इसके सिवा क्या किया जा सकता है? चलो ठीक है, तो फिर तैयारियां करो। क्या समझे? जरूर जरूर, मगर हमें बड़ी एहतियात से काम करना होगा। पुरुषोत्तम को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर जब सारी तैयारियां हो गईं तो पुरुषोत्तम ने जिद करना शुरू कर दी। मैं भी शिकार पर जाऊंगा। आखिर मुझे जाने से क्यों मना किया जा रहा है? इस बार तुम शिकार नहीं करोगे, बल्कि शिकार खुद चल कर अपने चरणों से तुम्हारे सामने आएगा। बस जो कुछ मैंने कहा है, एक अच्छे बेटे की तरह मेरी ये बात मानो। पुरुषोत्तम खामोश हो गया था। शिकार की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। करमचंद भी शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इससे पहले चंद्रमुख ने कुछ और कोशिशें की थी। उसने एक बार करमचंद के साथ नीलकमल जाकर इसका जायजा लिया था। इसके अलावा उसने मंत्री की मदद से चंद खास लोगों को तैयार कर लिया था। इन खास लोगों ने नीलकमल में मुख्तलिफ औकात में करमचंद को मुबारकबाद दी थी कि और इन खास लोगों ने नीलकमल में मुख्तलिफ औकात में करमचंद को मुबारकबाद दी थी। जब करमचंद नीलकमल पहुंचा तो ठाकर बद्रीनाथ ने उसे कहा, महाराज बधाई हो। किस बात की बद्रीनाथ? करमचंद ने पूछा। खबर पड़ी है कि नीलकमल आपके लिए खाली हो रहा है। करमचंद खुशी से फूल उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हारी दुआएं चाहिए बद्रीनाथ। भगवान ने मुझे राजा बना दिया तो तुम सबके सरों पर ताज सजा दूंगा। यही बात दूसरे लोगों ने भी कही थी, लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी थी जिसने करमचंद से कुछ और ही कहा था और करमचंद सोच में डूब गया। इस बात का तो उसे पहले से इल्म था कि चंद्रमुख की मौत के बाद हुकूमत पुरुषोत्तम कुमार ही को मिलेगी, लेकिन हुकूमत के ख्वाब इसकी आंखों में मौजूद थे और वो बहुत कुछ सोचता था। अब ये अलग बात है कि इसकी सोचों को कोई सहारा नहीं मिला था। वो जानता था कि एक राजा के बहुत से बेटे होते हैं, लेकिन हुकूमत इसके बड़े बेटे को मिलती है और उसके बाद इसके बड़े बेटे को। यानी बस इतनी सी बात के दूसरे बेटों को और उसकी औलादों को राज करने के लिए हमेशा के लिए रोक देती है। वो बाद में पैदा हुआ, आखिर बाद में पैदा होने में इसका क्या दोष था? लेकिन ऐसा ही होता है। दूसरे राजकुमार सिर्फ राजकुमार रहते हैं और राजकुमार ही मर जाते हैं। आखिर बाप की हुकूमत पर इनका भी तो हक होता है। यही कैफियत यहाँ थी। हाँ, अगर राजा मर जाए तो दूसरी बात थी, फिर हुकूमत इसकी होती जिसके बाजू में कुव्वत हो। और करमचंद इब्तदा ही में इस धोखे में आ गया था। उसने इस बात पर यकीन कर लिया था कि चंद्रमुख गद्दी उसे दे देगा और उसने इस राज गद्दी के हसूल के लिए चंद्रमुख की भरपूर मदद की थी। वो तो भला हो पंडित रघबीर चंद का, जो कि भगवान के अवतार थे। न जाने कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना था। एक दिन सरेरा मुलाकात हुई तो उन्होंने इसके नाम ही से पुकारा। करमचंद उन्हें देखकर रुक गया। कहाँ जा रहे हो करम? आप कौन है महाराज? मैं आपको नहीं जानता। पर हम तुम्हें जानते हैं। कोई काम है मुझसे? हाँ,
यहाँ नहीं, इस तरफ आ जाओ। रघुवीर महाराज उसे एक पीपल के दरख्त के नीचे ले गए। करमचंद को हैरत हुई कि ये शख्स कौन है, लेकिन रघुवीर चंद का जो हुलिया था उसने करमचंद को मुतासिर किया। रघुवीर चंद ने कहा, मेरा नाम रघुवीर चंद है, पंडित हूँ। जी पंडित जी महाराज, फरमाइए क्या काम है मुझसे। राज करने के सपने देख रहे हो? पंडित जी मुस्कुराए तो करमचंद चौंक पड़ा। फिर बोला, मतलब क्या है? बावले हो गए हो? बुद्धि खराब हो गई है? कौन अपनी औलाद का हक छीन कर भाई को देता है? पंडित जी ने कहा और करमचंद चौंक पड़ा। मैं समझा नहीं पंडित जी। चंद्रमुख हुकूमत पुरुषोत्तम कुमार को देगा। आपको इन बातों से क्या दिलचस्पी है? करमचंद ने किसी कदर सख्त लहजे में कहा, मुझे कोई दिलचस्पी है या नहीं, लेकिन जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे भी गौर से सुन लो। जहाँ तक मेरी दिलचस्पी की बात है करमचंद, तो यूँ समझ लो कि मुझे जन्म जन्म से इस बात से दिलचस्पी है। मैं अब भी कुछ नहीं समझा। बेहतर है कि तुम सिर्फ समझने की बात समझो, दूसरी बातों पर ध्यान मत दो, और फिर ये तुम्हारी मर्जी है। मन चाहे समझो, मन चाहे ना समझो। जो होना है वो तो होकर रहेगा। क्या होना है महाराज, अब बताइए तो सही। कहा ना चंद्रमुख हुकूमत अपने बेटे को देगा, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात कही है हुकूमत देने की। हाँ, वो सिर्फ राजनीति है। इतनी सी बात कहकर उसने दो काम किए हैं, जानते हो क्या? क्या महाराज? हाली खजाने दौलत से भर गए, एक दुश्मन को मात हो गई। हुए ना दो काम। करमचंद एक लम्हे के लिए दहशत ज़दा सा रह गया था। ये बात बेहद खतरनाक थी और इसे साधु की शख्सियत का अंदाज़ा होता था। चुनांचे अब इसका अंदाज बदल गया। फिर भी उसने अनजान बनकर पूछा, वो कैसे महाराज? हमारा इम्तहान ले रहे हो करमचंद? ना लो, हमारा इम्तहान दोनों काम तेरे जरिए हुए हैं। राजगद्दी का लालच दिया गया है तुझे, समझा? सिर्फ लालच दिया गया था। करमचंद के होशो हवास उड़ गए थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कर दे महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। तो अब तू क्या सोच रहा है? अब तक तो मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। सोच करम, तब सोचेगा जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा। आप मेरी मदद करें महाराज। मानेगा मेरी बात? मानूंगा महाराज, आपके चरणों की सौगंध मानूंगा। तो राजा को आजमाई लो। कैसे महाराज? नील कवल मांग इससे। नील कवल में सिर्फ वो रहता है जो होने वाला राजा हो। इसका मतलब है राजा ने उसे अपना जानशीन चुन लिया है। सब लोग जान जाते हैं। जब चंद्रमुख ने तो उसे ये वादा किया है तो फिर क्या है? उसे चाहिए कि नील कवल तेरे हवाले कर दे। ये तो ठीक है महाराज, बस तो जा, पहले आजमाइश कर ले, अंदाजा तो हो ही जाएगा तुझे तो बचा तो नहीं है। रघुवीर चंद ने कहा, जो आ गया महाराज, मगर कुछ और भी चाहता हूँ। क्या? गुरुजी ने पूछा। जब इस रास्ते पर चलाया है पंडित जी तो मेरी सहायता करें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करते रहें। पीपल का ये दरख्त देख रहे हो, ये जब तक यहीं रहेगा तो हम भी तुझसे मिल लिया करेंगे। जब मन चाहे इस दरख्त के पास आ जाना। जय पंडित जी महाराज की, करम सिंह ने कहा, और पंडित जी वहां से आगे बढ़ गए। करमचंद उसे देखता रहा। फिर जब वो निगाहों से ओझल हो गए तो इसके कदम वापसी के लिए उठ गए। ये बात इसके दिल में कांटा बनकर चुप गई थी। और फिर इसके बाद नतीजा जो कुछ निकला उससे गुरु महाराज के बयान की तस्दीक होने लगी। उसने दोबारा मुलाकात में गुरु महाराज को पूरी तफसील बता दी। बहाना है, सब बहाना, आगे देख क्या होता है, पंडित जी महाराज ने कहा। मगर पंडित जी, एक बात मैं भी आपको बता दूं, गद्दी मुझे लेनी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अवश्य अवश्य, जो कुछ कर सकता है इसकी तैयारियां कर, लेकिन खामोशी से, किसी को पता ना चल जाए, पंडित जी ने कहा। और करमचंद ने गर्दन हिला दी। बहरहाल इसके बाद से वो मुख्तात हो गया था। और फिर जब लोगों ने उसे नील कमल जाने की मुबारकबाद दी तो वह हैरान हो गया। एक आदमी कहता तो दूसरी बात थी, लेकिन इतने लोगों ने कहा, इसका मतलब है कि कोई बात है जरूर। लेकिन उसने पंडित रघुवीर चंद से मिलना जरूरी समझा। पंडित जी पीपल के दरख्त के नीचे मौजूद थे। उसे देखकर मुस्कुरा दी और बोले, मैं तेरा इंतजार कर रहा था करमचंद, बैठ जा, क्या बात है? आप मेरा इंतजार कर रहे थे महाराज? करमचंद ने पूछा। इस बात के लिए जो तू मुझे बताने आया है। भला मैं क्या सुनाने आया हूँ आपको? करमचंद ने पंडित जी को घूरते हुए कहा। फिर वही बात, कब तक मेरा इम्तहान लेता रहेगा? बधाई मिली है तुझे नीलकमल जाने की, बहुत से लोगों ने बधाई दी है तुझे, यही बात है ना? हाँ महाराज, बात तो यही है। और तू उल्लू बन गया, ससुरे कहीं के। पंडित जी हंस पड़े। उल्लू बन जाता तो आपके पास क्यों आता? सब इस दीवान की कारस्तानी है। जिन लोगों ने तुझे बधाई दी वो महामंत्री के हरकारे हैं। वो महामंत्री के हरकारे हैं, बाहर का कोई कहे तो मानू। सारे के सारे तेरी घात में हैं। करमचंद की आंखें हैरत से फैल गई, मुंह खुले का खुला रह गया। वो फटी आंखों से पंडित रघुवीर चंद को देखता रहा था। फिर उसने खौफजदा लहजे में कहा, महाराज, आपने तो मेरा सत्यानाश करके रख दिया। अरे अपना सत्यानाश तो खुद कर रहा है। सुन, धोखे के जवाब में धोखा। शेर के शिकार पर जरूर जाना और जो कुछ बन पड़े वहां कर लेना। इसके बाद तुझे ये मौका नहीं मिलेगा। शेर का शिकार?
तो और क्या, शिकारी जाल लगा रहा है, पर चिंता मत कर, वो नहीं होगा जो सोचा जा रहा है। राहु और केतु का रुख बदल चुका है और तुझे बहुत फूक फूक कर कदम रखने हैं, क्योंकि हालात अब दूसरा रुख इख्तियार कर रहे हैं। क्या कह रहे हो महाराज, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। करमचंद ताजुब से बोला और रघुवीर सिंह चौंक पड़े। फिर उन्होंने कहा, जो कुछ कह रहा हूँ तुझसे नहीं कह रहा हूँ, सुन। शिकार खेलने जाओ तो शिकारी बनकर जाना, शिकार बनकर नहीं। कौन से शिकार की बात कर रहे हैं आप? आज की बात खत्म, कल की बात कल होगी, पंडित जी ने कहा। इसके बाद खामोश हो गए तो उन्होंने कोई और बात नहीं कही थी और वहां से चले गए थे। करमचंद ने रोकने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन इसके दिन रात परेशानी में गुजर रहे थे। और फिर 1-2 दिन के बाद इसे मालूम हो गया कि चंद्रमुख शेर के शिकार पर जा रहा है। चंद्रमुख का बुलावा पहुंच गया था। करमचंद मामूल के मुताबिक इसकी खिदमत में हाजिर हो गया। जी भाई जी महाराज, कोई हुक्म है? हाँ करम, शेर के शिकार पर चल रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं महाराज? जोगिंदर वन में, वहाँ शेर बहुत मिलते हैं। ठीक है महाराज। वहाँ कौन कौन जा रहा है? बस मैं और तुम, महामंत्री और हमारे कुछ दूसरे खिदमतकार। जो हुक्म महाराज, मैं तैयारियां किए लेता हूँ, करमचंद ने कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पंडित भी याद आ रहे थे। उनका कहा सच ही साबित हो रहा था। जैसे ही चंद्रमुख के पास से हटा, वहां से सीधा उस जगह भागा जहां पंडित जी से पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन अब वहां उनका नामो निशान नहीं था। करमचंद ने चारों तरफ तलाश किया, लेकिन पंडित जी कहीं ना मिले। अलबत्ता पीपल के दरख्त के नीचे खड़े होकर उसने पंडित जी के तमाम अल्फाज के बारे में सोचा। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि शिकार खेलने जाऊं तो शिकारी बनकर जाना, शिकार बनकर नहीं। और उसकी आंखों में गहरी सोच नजर आने लगी। शिकारी बनना से मतलब तो साफ था कि अगर मेरे खिलाफ कोई साजिश हो तो मुझे बचना है। इस साजिश से अगर बचना नहीं है तो कम से कम अपनी हिफाजत जरूर करनी है। मगर नहीं, अगर मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है तो फिर साजिश करने वालों को इसका जवाब तो मिलना चाहिए। भाई जी महाराज ये भूल गए कि भीम सिंह को जलीलो ख्वार करने में किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा हाथ था। वो साजिश बेशक उनकी बनाई हुई थी, लेकिन सिर्फ वही साजिशी आदमी नहीं है, मैं खुद भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। चुनाचा उसने अपने तौर पर बहुत से फैसले किए। जिस जंगल को शिकार के लिए मुंतखब किया गया था वो बहुत ही खतरनाक था और यहाँ बेशुमार दरिंदे नजर आते थे। घने जंगल में दरख्त आपस में मिले हुए थे और इनके नीचे अंधेरा फैला रहता था। चंद्रमुख ने अच्छी खासी फौज साथ ले ली थी। मंत्री ने कुछ खास आदमियों को भी साथ लिया था। बहरहाल वो जंगल में दूर तक दाखिल हो गए थे और फिर एक झरने से बहने वाली नदी के किनारे उन्होंने डेरे डाल लिए। नदी के साथ साथ दरख्तों के अंबार लगे हुए थे। उन्हीं दरख्तों पर मचान बांध दिए गए, क्योंकि शेर नदी पर पानी पीने आते थे। तीरंदाज तैयार हो गए और उन्हें चारों तरफ बिठा दिया गया और हाथ तीरंदाजों को एक मखसूस जगह दे दी गई। ये 4 आदमी थे और उन्हें काम बखूबी समझा दिया गया था, लेकिन ये सारे काम निहायत होशियारी से करने थे और इस सारी कार्रवाई की भाग दौड़ महामंत्री के हाथ में थी। पहली रात एक शेर का शिकार किया गया। शेर ने जैसे ही पानी में मुंह डाला, चारों तरफ से सनसनाते हुए तीर आए और उसके सारे बदन में पेवस्त हो गए। शेर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। दूसरी सुबह फिर शिकार शुरू हो गया और 2 चीते शिकार हुए, एक चरख मारा गया। रात को फिर शेर के शिकार की तलाश जारी थी, लेकिन ये रात न जाने कैसे कैसे शेरों को मारने की रात थी। जो ही तारीकी हुई, चंद्रमुख महामंत्री के साथ दरहत पर चढ़ गया। उसके करीब ही दूसरे दरहत पर करमचंद था, लेकिन वो भी तनहा नहीं था, उसके साथ 2 आदमी और थे। चंद्रमुख और महामंत्री खामोशी से इस दूसरे दरख्त की तरफ देख रहे थे। तो चंद्रमुख ने कहा, हाँ मंत्री जी आप बोलो। वही सोच रहा हूँ महाराज। क्या ये वक्त भी सोचने का है? काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। दरख्त पर 3 आदमी और हैं महाराज। रात में ये तमीज करना मुश्किल हो जाएगी कि इनमें कर्म कौन सा है। मार दो दूसरों को भी, इनकी भी मौत आई है तो हम क्या करें? चारों का शिकार करें? महामंत्री ने कहा, हाँ, गइयों के साथ घुन भी पिस जाता है। ठीक है महाराज, जो आपका हुक्म। तुमने तीरंदाजों से क्या कहा है? मैंने यही कहा महाराज कि जो ही मेरे मुंह से गिदड़ की आवाज निकले, दरख्तों पर तीरों की बारिश कर दें। ठीक है, और सोच लो मंत्री। इसमें सोचने की क्या बात है महाराज? किसी को अंदाजा ही नहीं होगा कि जंगल में गीदड़ तो बोला ही नहीं करते और काम इसी समय होगा जब शेर आएगा। जाहिर तीर अंदाज शेर पर ही तीर चलाएंगे, लेकिन अगर कुछ तीर भटक भी जाए तो भला किसका दोष? फिर तीरों पर मरने वालों का नाम तो नहीं लिखा होता। तरकीब अच्छी है मंत्री। चंद्रमुख मुस्कुराने लगा। दूसरे दरख्त पर भी कार्रवाई हो रही थी। ये कार्रवाई उस वक्त भी हो रही थी जब दिन में बाकी लोग शिकार खेलने गए थे। करमचंद के दोनों आदमी इन शिकारियों में शामिल नहीं थे, बल्कि ये इस दरख्त पर कार्रवाई करते रहे थे। उसने दरख्तों से 2 लंबी लंबी शाखें हासिल कर ली थीं और दिन में ही इनकी नापतोल कर ली थी। मजबूत और लंबी शाखें इस दूसरे दरख्त के आखिरी सिरे तक जा मिलती थीं, जहां चंद्रमुख मंत्री जी मौजूद थे।
इन शाहों को निहायत होशियारी से इस तरह बुलंद करके बांध दिया गया था कि वो भी इस दरख्त की शाखें मालूम हो। और ये सारी कार्रवाई करमचंद के आदमियों ने की थी। करमचंद खुद चंद्रमुख के साथ था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। फिर कहीं दूर से शेर की आवाज सुनाई दी और करमचंद चौंक पड़ा। उसने अपने साथी को आवाज दी, करमचंद। जी महाराज। सरगोशी उभरी। ये आव ये आवाज सुनी? सुन चुका हूं। तैयार हो? पूरी तरह, उसने जवाब दिया। और फिर दो कवि हैकल जवानों ने दरख्तों की वो शाखें खोल दी और इन्हें इंच इंच करके दरख्त की दूसरी तरफ खिसकाने लगे। वो ऐसी जगह बैठे थे जहां से चंद्रमुख और मंत्री जी साफ नजर आ रहे थे। लकड़ियों के सिरे लम्हा लम्हा उनकी तरफ बढ़ रहे थे और शेर की आवाज करीब आती जा रही थी। दरख्तों पर शिकारी दम साधे बैठे हुए थे। शेर नजर आ गया। दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था। उस वक्त तक तीर अंदाजी नहीं की जा सकती थी जब तक शेर पानी में मुंह न डाल दे। फिर इंतहाई हद तक लंबा खुखार शेर इस दरख्त के नीचे पहुंच गया जहां राजा चंद्रमुख और महामंत्री जी बैठे हुए थे। इन दोनों ने इस खौफनाक सरसराहट को नहीं सुना था जो उनसे अब सिर्फ चंद इंच के फासले पर थी। शाहों के गोल सिरे इनकी कमर के पास पहुंच चुके थे और इनके दूसरे सिरे दो मजबूत कवि हैकल हाथों में थे। इससे कबल के महामंत्री जी गीदड़ की आवाज निकालते दोनों सिरे इनकी कमर तक पहुंचे और इतनी जोर से झटका लगा कि दोनों संभल न सके। चंद्रमुख तो सीधा शेर की पीठ पर गिरा था और महामंत्री इसे चंद फीट के फासले पर। शेर जोर से उछला और इसकी खौफनाक धाड़ ने इन दोनों की हरकतें कलब बंद कर दी। लेकिन शेर मुआफ करने वाला कहाँ था। एक ही थप्पड़ में चंद्रमुख की गर्दन की हड्डी टूट गई और इसके साथ ही शेर ने चंद्रमुख को अपने मुंह में दबोच लिया। चंद्रमुख के हलक से एक हल्की सी आवाज उभरी थी और बस। उधर शिकारियों को शेर की उछल कूद तो नजर आ रही थी लेकिन तारीकी की वजह से असल मामले का पता नहीं चल रहा था। आन की आन में शेर ने चंद्रमुख और महामंत्री का काम तमाम कर दिया और फिर वहां से भाग गया। उसके बाद गुल मचा था और सारे शिकारी दरख्तों से कूद आए थे। मशलें रोशन होने लगी थी और चंद ही लम्हों के बाद पता चल गया कि चंद्रमुख को शेर ने हलाक कर दिया है। चारों तरफ शोर मच गया। मशलें दिन का समा पेश कर रही थी और बेपनाह शोर मचाया जा रहा था ताकि शेर दूर भाग जाए। इसके बाद लोगों ने चंद्रमुख और मंत्री का जायजा लिया। दोनों में जिंदगी के कोई आसार बाकी नहीं थे। उनकी लाशें बुरी तरह बिगड़ गई थी। चारों तरफ सनसनी फैल गई। मामूली हादसा नहीं था। गम करने वालों में करमचंद पेश पेश था। चंद्रमुख का इससे करीबी अजीज और कोई नहीं था। इससे सारे हकामात लिए गए और इसी वक्त वापसी का फैसला कर लिया गया। राजधानी में कोहराम मच गया। चंद्रमुख की अचानक मौत ने भौंचाल पैदा कर दिया था। वीरावती को सख्त सा हो गया था लेकिन यही वक्त करमचंद के लिए काम करने का था। उसने अपने सारे लोगों को जमा करके हुकूमत के अहम ओहदों पर मुतय्यन कर दिया। आने वाला वक्त बड़ा हंगामी और खतरनाक था। खुशकिस्मती की बात यह थी कि चंद्रमुख मर चुका था। अगर वो जिंदा होता तो यकीनन करमचंद के लिए बेशुमार मुश्किलात खड़ी कर देता। करमचंद ने अपनी हुकूमत को यकीनी बनाने के लिए अहम तैयारियां शुरू कर दी और फिर वो सबसे अहम काम करने के लिए भी तैयार हो गया। वीरावती पर अब तक सख्त अतारी था। उसे तन मन का होश नहीं था। हकीम और वैद्यों ने इसकी जिंदगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। बहुत सी दवाएं दी जा रही थी। करमचंद सोगवार शक्ल लिए उस जगह पहुंचा जहां वीरावती मौजूद थी। उसने गमजदा लहजे में कहा, भाभी जी खुद को संभालिए। भाभी जी भगवान के लिए खुद को संभालिए, आपको बहुत से काम करने हैं। चाचा जी, पुरुषोत्तम ने आंसू बहाते हुए कहा, नहीं बेटे, राजा बेटे रोते नहीं है। जाओ तुम लोग बाहर जाओ। करमचंद ने बांदियों से कहा और वो बाहर निकल गई। तब करमचंद अपने भतीजे से बोला, तुम्हें बहुत कुछ करना है पुरुषोत्तम। तुम्हें अपने पिता के कातलों से बदला लेना है। पिता के कातलों से? पुरुषोत्तम ने ताजुब से पूछा। हाँ, कातिलों से। मगर वो तो जानवर थे चाचा जी। जानवर नहीं, वो इंसान थे। इंसान? हाँ इंसान। कौन थे वो? तुम इनकी शक्लें देखना चाहते हो? अगर किसी साजिश के तहत मेरे पिता को कत्ल किया गया है तो भगवान की सौगंध में अपने पिता के कातलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाचा जी। मुझे उनके बारे में बताइए, मैं इनसे जरूर बदला लूंगा। अगर ये बात है पुरुषोत्तम, तो रात गहरी होते ही दूसरों से छुपकर मेरे पास आ जाना। मन में भी बदले की आग जल रही है। मैं भी अपने भाई के कातलों से इंतकाम लेना चाहता हूँ। मगर खबरदार किसी को इस बात का इल्म ना हो, वरना साजिश करने वाले होशियार हो जाएंगे। करमचंद ने कहा, ऐसा ही होगा चाचा जी, ऐसा ही होगा। पुरुषोत्तम ने पुरजोश लहजे में कहा और करमचंद ने एक निगाह
वीरावती पर डाली और उसके बाद बाहर निकल आया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। एक बार फिर सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ता हो गया। ज़ेबा-ओ-निसा खामोश हो गई और इसके बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे एक दौर सामने से हट गया हो। कहानी का क्या अंदाज था, किस तरह से मंजरकशी की जाती थी। मैं तो एक कहानी निगार हूँ। इस वक्त भी जब इन लम्हात को याद करता हूँ तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक फिल्म थी जो मेरी आंखों के सामने चलती थी। किसी कहानी में इतनी जान नहीं होती कि इंसान को किसी तरह अपने शहर में जकड़े। तहरीर निगारी का कमाल या फन दास्तान गोई एक बिल्कुल ही अलग शोबा है। ज़ेबा-ओ-निसा सिद्दीकी मुझे माजी के न जाने कौन से हिस्से की दास्तान सुना रही थी। बहुत देर के बाद उसकी शहर से आज़ाद हुआ तो उनके होंठों पर एक सुबक सी मुस्कुराहट देखी। तुम ज़हनी तौर पर भी मारूफ हो और जिस्मानी तौर पर भी। जिस तरह कहानी सुनाने का एक फ़न होता है, वहीं सुनने का भी एक फ़न होता है। असल में मेरे और तुम्हारे दरमियान जो हम आहंगी पैदा हो गई है, वो आम लोगों में नहीं हो सकती। जानते हो इसकी वजह क्या है? मैंने सोती हुई आंखें उठाई। ज़हन अभी तक वीरावती के महल में घूम रहा था। कहानी ने एक ऐसी जगह आकर दम तोड़ा था जहां से दम तोड़ने वाली कैफियत पैदा हो जाती थी। आगे की दास्तान जानने के लिए दिल में जो तस्वुरात जाग रहे थे वो नाकाबिले यकीन थे, नाकाबिले बयान थे। बहुत देर तक ज़ेबा-ओ-निसा सिद्दीकी मेरी सूरत देखती रही। फिर उसने कहा, मैंने क्या कहा? सुना नहीं तुमने? जी। इसकी वजह जानते हो क्या? हाँ। भला बताओ तो सही। आप कहानीकार हैं और मैं कहानी सुनने वाला। लेकिन दास्तान गोई की हकीकत यही है कि एक एक लफ्ज़ इंसान के जहन में बैठता चला जाए। यही तो मैं भी कहना चाह रही थी कि चूंकि तुम खुद कहानी निगार हो, इसलिए हर बात को आंखों के रास्ते जहन तक ले जाकर देखते हो, सोचते हो, और इस तरह वो सारी तस्वीर तुम्हारी आंखों में बन जाती है। मैं अब संभल गया था। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ एक बात बता दीजिए, सिर्फ एक बात। हाँ हाँ बोलो। माजी की जो दास्तान आप सुना रही हैं, मैंने इसकी उम्र का तयन किया है। सैकड़ों नहीं, हजारों साल पीछे बात चली जाती है। ये हजारों साल की दास्तान सिर्फ एक दास्तान है या इसके पस मंजर में आपका भी कोई किरदार है? ज़ेबा-ओ-निसा सिद्दीकी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उन्होंने कहा, देखो, एक कहानी नवीस होने की हैसियत से जब तुम कोई तवील कहानी बयान करते हो तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखते हो ना कि कहानी के दरमियान में वक्फा आता रहे और इसकी दिलचस्पियों में एक तजस्सुस का अंसर शामिल रहे। ये तजस्सुस ही इस दास्तान की दिलचस्पी को बरकरार रखता है। अगर हम किरदारों का मुस्तकबिल बता दें तो फिर कोई तजस्सुस बाकी रह जाता है? मुझे जवाब दो। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक कहानीकार खुद रीडर बन गया है, मजे की बात है ना? हाँ, बात वाकई मजे की है, क्योंकि ये एक जरा सी तब्दीली है किसी कहानी नवीस की जिंदगी में या दास्तान को की जिंदगी में। तुम मुझसे मेरा किरदार ना पूछो, मेरा किरदार तो खुद खुल के सामने आ जाएगा जैसा भी हो। अच्छा, एक बात ही बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सवाल तुम करोगे इसके बारे में मुझे इल्म है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगी और दे भी नहीं सकती। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, ठीक है, तो फिर आज का दिन खत्म। कुछ पूछना तो नहीं है मुझसे? ज़ेबा-ओ-निसा सिद्दीकी की आंखों में एक सवाल था। वो चली गई, लेकिन मैं इस सवाल को पढ़ता रहा। इसकी तहरीर मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या चाहती हैं वो। बहरहाल फिर इसके बाद रात के न जाने कौन से पहर नींद आई और आंखों में ख्वाब आने लगे। इन ख्वाबों में वही माहौल, वही किरदार, और सबसे बड़ा किरदार रूपा का था। रूपमती एक नकाबिले यकीन हकीकत, एक पुरस्रार सच्चाई। और बस दूसरे दिन सुबह बड़ी चमकदार थी। न जाने क्यों माहौल में एक वीरान वीरान सी कैफियत आ रही थी और दिल को एक उदास सा एहसास हो रहा था। कभी कभी दौराने खून इस किस्म के अवामल को जन्म दे देता है। बहुत देर तक सब्जे पर ऐंठता रहा, फिर उठ गया। नाश्ता वगैरह से फारिग होकर घूमने फिरने के लिए बाहर निकल आया। सूरज चढ़ चुका था। मंदिरों में पूजा पाठ खत्म हो गई थी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि ये एक दिलचस्प जगह थी। हर तरफ कुफर बिखरा हुआ था और इसके दरमियान छोटी सी खानका अंगूठी में जड़े हुए एक नन्हे से नगीने की मानित मालूम होती थी। लेकिन इस कदर आबोताब की मालिक के इससे अंदाज़ा हो जाता था कि खानका की सबसे बड़ी शख्सियत अपने अंदर किस तरह रूहानियत रखती है। बात सिर्फ ये नहीं थी कि ज़ेबा-ओ-निसा सिद्दीकी मुसलमान थी, बल्कि सच्ची बात यह थी कि हिंदू और मुसलमान यकसा तौर पर ही इनकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। उनकी नशस्तें भी मामूल के मुताबिक ही जारी थी। हालांकि अब मैंने इस नशिस्तों में शिरकत करना छोड़ दिया था। मैंने अच्छी तरह देख लिया था कि मुसीबत के मारे यहाँ आते हैं और अपनी मुश्किलों का हल लेकर जाते हैं। गर्ज के इस जगह से जाने को दिल नहीं चाहता था,
यूँ लगता था जैसे मेरे पाँव यहाँ जकड़े गए हों। कभी सोचता भी था कि मंसूबे तो बहुत से थे। थोड़े से वक्त के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन कितना वक्त गुजर गया।